सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य बात यह है जो हम सब लोगों को लगा, और इसीलिए इसका टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद कितनी वास्तविक, हाउ रियल इज दी, जो जो इस समय लग रहा है कि कोई नया आ गया। हम लोग इस पे पिछली बार बात कर चुके हैं, अशोक अरोड़ा साहब इस पे बहुत ही मुखर थे, बहुत साफ साफ दो टूक अपनी बात कहे थे। मैं इसको फिर से उसी चीज को करूंगा जहां से पिछली बार बात छोड़ी थी। आम आदमी के लिए एक बहुत मुश्किल चीज होती है कि जब वो कहीं गुस्सा हो, कहीं वो, तो लगता है कि कोर्ट में देख लेंगे। हालांकि कोर्ट में देखना अपने में एक अपने में वो भी एक है, भगवान से मिलना शायद कभी कभी आसान हो जाएगा, कोर्ट से कोई फाइनल ऑर्डर निकल आए बड़ा मुश्किल चीज होती है। अशोक अरोड़ा साहब, शुरू आपसे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद, खासकर नए सीजीआई के आने के बाद, कितनी रियल है? मतलब ठीक है, कभी कभी लगता है ना कि एक अच्छा आदमी बैठा हुआ है, कोई वो बैठा है, आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन अभी जो नए सीजीआई आए हैं, इनसे कुछ कुछ लोगों को उम्मीद है कि नहीं नहीं, ये आ गए हैं, सब सब ठीक हो जाएगा देश में। हाउ रियल इट इज? हमारे जो मैं समझता हूँ एक सबसे बहुत बहुत काबिल दोस्त आए, काबिल वकील और अटर्नी जनरल बने। एक अटर्नी जनरल जिनको मैं बहुत शार्प और बहुत क्या कहते हैं, आउटस्पोकन कहूंगा, जिनमें दिलेरी भी थी और एक विटी भी थे, और उस विट में सच होता था बहुत ज्यादा। उन्होंने ये बात कही सुप्रीम कोर्ट में, ओपन कोर्ट में जजेस को बोला कि माय लॉर्ड, एसएलपी इज लाइक लॉटरी। ये उनका बयान है, देखिए अटर्नी जनरल का, वन ऑफ द शार्पेस्ट, जी रामास्वामी जो थे, कि लॉटरी है, हो सकता है इंसाफ हो जाए और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ ना हो। तो ऐसे कई केसेस हैं जिनमें मतलब इंसाफ ट्रायल कोर्ट में ही हो गया, और ऐसे बहुत केसेस हैं जिनमें इंसाफ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हुआ। तो उनकी बात मेरे को आज और भी सच लगती है, जो मैंने पिछले 45 साल से मैं कानून पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो ये लेकिन कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब एक विट की बात तो हो सकती है, लेकिन इससे दिल खुश नहीं होता, इस जुमले से, इस जोक से, इस हकीकत से दिल उदास होता है, दिल दुखी होता है कि ये आफ्टर ऑल फिर किस लिए बनी है, मतलब किस लिए बनी है। वो एक बहुत ऐसा ही आदमी था जो आत्मजीत जैसा बुलंद और इंसाफ पसंद, और जिसका दिल, वो कहते हैं ना कि खंजर कहीं चले तो तड़पता है दिल अमीर, वो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो ऐसा आत्मजीत जैसा व्यक्ति तो कोर्ट में जाके ये बोल रहा था जिसको उम्मीद नहीं रही थी, तवक्को नहीं रही थी। तो वो शेर है तो खतरनाक, लेकिन सच काफी है। वो कई अदालतों में वो बिल्कुल लगता है। वो कहता है कि हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं। यहाँ अदालत से उसकी मुराद जस्टिस से है। हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं, चलो बहस करके देख लेते हैं, हो गया फैसला तो शायद हमारे हक में भी हो जाए। और होता है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब ऐसे भी फैसले हुए जो आम आदमी को, बड़े आदमी के खिलाफ इंसाफ मिला, लेकिन ऐसे बहुत कम है। ऐसा जो आम व्यक्ति का जो विश्वास आज खत्म हो रहा है, उसको रिस्टोर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसा मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से नहीं उठाए गए हैं। कुछ लोग, ऐसा जरूर होता है कि वो कुर्सी को जो सलाम होता है, जैसे अब ये बात, क्योंकि बात ही ऐसी करी है, अब आपका सवाल आनंद ऐसा है कि उसका जवाब, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्ति विशेष उस प्रक्रिया को, उस एक्सपेक्टेशन को, उस रियलिटी को, वो सबको एक्सपोज कर रहा है। देखिए, एक हमारे वो वकील हुए हैं दुष्यंत दवे, प्रेसिडेंट भी रहे बाहर के कई बार, और कई बार उनको कुछ लोग सोचते हैं बड़े आउटस्पोकन हैं, तो उनकी दुकानदारी देखिए। अभी उनका बयान था लखीमपुर केस में, उन्होंने कहा कि 4 जजों ने, पिछले जो 4 जज थे, जस्टिस खेर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस
दीपक मिश्रा और जस्टिस बोबडे, चार जो रिसेंट पास्ट में चार चीफ जस्टिस रहे, उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो चारों ने दुनिया को, समाज को एक डिसअपॉइंट किया है, जस्टिस नहीं किया। लेकिन रमन्ना साहब करेंगे तो वो ये ऐसे ऐसे कुछ लोगों की उम्मीद है, क्योंकि उनको कुर्सी को सलाम करना होता है। वो जो जज जो होते हैं उनकी बहुत तारीफ करते हैं, और जो चले जाते हैं उनको कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये रिपोर्ट कार्ड तो देखा जाएगा जब ये रिटायर होंगे। अभी अप्रैल में आए हैं मेरे को लगता है, जो मेरे को याददाश्त है, आई थिंक अप्रैल 21 में इनकी ओथ हुई है जब जस्टिस बोबडे रिटायर हुए, और आज अक्टूबर हो गया, 6 महीने तो हो गए। तो 6 महीने में कोई ऐसा बहुत बड़ा काम मेरी निगाह से तो नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों की निगाह से हुआ हो, जो कुर्सी को सलाम करते हैं वो कहेंगे ही कहेंगे। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। तो कुछ लोगों की तवक्को उठ गई है जो समाज की। आप ये देखिए, आज जो पिछले कोविड से जो हाल हुआ है, आम आदमी का जो हाल हुआ है वो अभी भी चल रहा है, इनके आने के बाद भी। आम आदमी तो वकील ही नहीं कर सकता। अब वकील वो चाहिए जिसके पास 4 लैपटॉप चल रहे हैं, उस हियरिंग हुई तो उसमें जाके बैठ गए, वो हियरिंग हुई तो उसमें जाके बैठ गए। आम आदमी का वकील भी इतना ट्रेंड नहीं है, वो खुद भी ट्रेंड नहीं है। तो अब तो वैसे भी कोविड में जो जस्टिस है वो ज्यादा, जो इतना टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं लोग, वो कर रहे हैं। वैसे टाइम बचता है, कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं, लेकिन जस्टिस तो ओपन कोर्ट में होता है ना। तो ओपन कोर्ट को अभी तक क्यों नहीं लाया गया? ये कितनी, आप देखिए कितनी ये मामूली सी बात है। अदालत का मतलब ये होता है कोई भी जाके खड़काए, कोई भी चला जाए अपनी पिटीशन लेके। और यहाँ पिछले 2 साल से आम आदमी की अप्रोच ही खत्म हो गई है, आम वकील की खत्म हो गई है, वकीलों की वकालत खत्म हो गई है। ऐसे वकील हैं जो मैं देखता हूं कि 20-20, 25-25 साल से हैं, उनके पास आज रोटी के लाले हैं। आप बताइए, तो ये नहीं दिख रहा है क्या सिस्टम को? ये सिस्टम को नहीं दिख रहा है जो हम बात कर रहे हैं कि किससे तवक्को करें? तभी तो मैं वो गालिब को ही प्यार करता हूं और उसको सैल्यूट करता हूं। वो कह गया बार बार कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। उसकी तवक्को ही नहीं है गालिब, वो बार बार ऊपर से मैसेज भेज रहा है, तवक्को मत करो, तवक्को मत करो इनसे। तो ये हालत जो आप देखो देश की जो है, और इसलिए कोई अच्छा है, कुछ काम करें तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई इंकलाब या ऐसा कोई स्टेप अभी तक मेरे हिसाब से नहीं आया है जिससे कि आम आदमी का कॉन्फिडेंस एकदम स्काई रॉकेट हो गया हो कि बहुत उम्मीद बन गई, वाह अब आ गए महात्मा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सिस्टम वैसे का वैसा ही चल रहा है, बिल्कुल वैसे का वैसे चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट पिटीशंस आज तक हियरिंग पे ही नहीं आई है। 6 महीने से तो ये भी हैं, और इनके सामने इनके नेक्स्ट रूम में हियरिंग चल रही होती है, जो पूछते हैं कि किसान जो है वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये आत्मजीत को इसलिए बात पसंद आएगी कि साथ वाले कमरे में उनके कलीग्स जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट खाली एक है, लेकिन एक नहीं है एक्चुअली, 32 सुप्रीम कोर्ट है आज देश में। हर जज अपने हिसाब से फैसला करते हैं। एक कोर्ट कहती है हमने नहीं सुनना है, आप चंडीगढ़ जाओ। एक कोर्ट कहती है हमारा मामला नहीं है, स्टेट का है। दूसरी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है लाइए लाइए हम सुनते हैं। एक महिला को परेशानी हो रही है, उसको आने जाने में दिक्कत होती है, लिए हम सुनते हैं। महिला का दर्द कितना उन्हें छू रहा है। लेकिन जो किसान, जो आत्मजीत ने कितनी सुंदर बात करी, वो आत्मजीत कह रहे थे टेक्निकल पे, मैं थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूँ, टेक्निकल नहीं, ये दाल में काला नहीं है, ये दाल ही काली है। ये 3 कानून जो है ये काली दाल है, जिसमें देश के साथ पार्लियामेंट ने फ्रॉड किया। आई एम सेइंग दिस इवन एट द कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग कंटेम्प्ट फ्रॉम दिस पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट ने महात्मा गांधी को सच्चा साबित किया। जब महात्मा गांधी ने कहा था कि पार्लियामेंट एक वेश्या है, इस पार्लियामेंट ने साबित कर दिया कि महात्मा गांधी आपके लिए ठीक कहते थे। जो कानून आपने बनाया वो ध्वनि मत से, कितना बड़ा फ्रॉड था वो ध्वनि मत। ये हमें बात लग रही है, हम आज चिल्ला रहे हैं। आत्मजीत आज वहां जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है क्या? ये नहीं दिखता है सुप्रीम कोर्ट को? ये जो बात आत्मजीत कह रहे हैं, माफ करना, ये नर्सरी के बच्चे को भी पता है ये बात,
कि ये राज्यों का कानून है, ये सेंटर का कानून नहीं है। और सेंटर ने वो 3 कानून बना के दे दिए, काले कानून, और सुप्रीम कोर्ट आज तक उस पर बैठी हुई है। 6 महीने से तो वो रिपोर्ट ही नहीं खोली। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉलीपॉप दे दिया पूरे देश को कि जाओ जी रिपोर्ट बनाओ। किस लिए रिपोर्ट बनाओ? आप किस लिए बैठे थे वहां? और अगर वाकई रिपोर्ट की जरूरत थी तो आप कहते ये रिपोर्ट बनाओ, हमें हफ्ते में रिपोर्ट दो, हम हफ्ते में रिपोर्ट, ये सारी, इस पे सारा हम चर्चा करेंगे पूरे देश में। उस रिपोर्ट पे चर्चा ही नहीं है, वो लॉलीपॉप पकड़ा दिया। और आज वो वहां पर बात बात पे पिटीशन लग जाती है कि हमारा रास्ता खोलो। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है क्या कि रास्ता किसानों ने बंद नहीं किया है? ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है? आप कह रहे हैं उम्मीद, क्या उम्मीद बनेगी हमारी? सड़कों पे कील ठोक दिए हैं, ये सड़कों पे कील ठोके हैं, और आज वो 10 महीने से सुप्रीम कोर्ट सो रही है। कहाँ है, किस, कैसे तवक्को करें हम? आप बताइए ना आनंद साहब, किस तवक्को से करो? मैं तो दुष्यंत फैन हूं कि अब तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, इन नजारों का मैं अंधा तमाशबीन नहीं, मैं अंधा तमाशबीन नहीं हूं। इसलिए मेरे को आज आत्मजीत ने और भी आत्मशक्ति दे दी, इतने पावरफुल है कि चल अशोक भाई बैठे हो तो जरा हम भी बातचीत करते हैं। ये अंधे तमाशबीनी कौन कर रहा है? ये खुद को अपनी गिराबान में हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को देखना पड़ेगा कि आज कौन कौन इन तमाशों का अंधा तमाशबीन हो गया है। मैं सवाल पूछ रहा हूं देश से, और खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से, कि आज कौन कौन इन तमाशों का अंधा तमाशबीन है। ये सबको अपने गिराबान में झांकना पड़ेगा। जो इकबाल साहब कह के गए कि अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा ना बना मत बन, अपना तो बन, अपना तो बन। मैं ये सोचता हूं कि इनके जवान बच्चे घर में, महिला, वाइफ, माता पिता, क्या इनसे पूछते हैं? इन जजों के भी, सबके सिस्टम में माता पिता और बच्चे तो होते हैं ना सबके। मैं पूछ रहा हूं इनके माता पिता से, इनके बच्चों से, ये जब टेबल पे बैठते हैं आप पूछते हो इनसे कि बेटा अंधा तमाशबीन तो नहीं है तू? बेटा तू जस्टिस कर रहा है कि नहीं? बेटा ये कीलें लगी हुई हैं, कौन से संविधान में लगी हैं कीलें? बेटा ये कीलें तो सरकार ने लगाई हैं। और गाली आप किसान को दे रहे हो, उसको कभी टेररिस्ट कहते हो, कभी कहते हो वो पिज्जा खा रहे हैं, वहां एसी चल रहे हैं। मतलब वो पिज्जा भी ना खाए, एसी भी ना चाहे, अगर उसके भाई बहन, बेटा बेटी बैठे कनाडा में, अमेरिका में, अगर कुछ भेजते हैं, इसमें भी दर्द है दो लोगों को। बताइए कितना इंसान गिर गया है। मतलब आप ये देखिए कितना इंसान गिर गया। वो इकबाल ने बार बार इनके लिए बोला, बार बार बोला कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। आज ये बहुत दुर्भाग्य की बात है आनंद साहब कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ऐसी हैं, अच्छे लोग हैं वो बहुत कम है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो वाकई उसी कैटेगरी में आ गई जहां वो इकबाल कह रहा है कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। कील ठोक दी है और सुप्रीम कोर्ट सो रही है। कोर्ट पूछती है आप वहां बैठे क्या हैं? आप सोचिए किसी की हिम्मत ही नहीं है। वो राजे वाला बोल के गए। मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को यहां तो उसको अगर बुला के पूछना चाहिए कि राजेवाला ने किन वकीलों के बारे में बात करी थी। वैसे तो वो सबको पता है, जग जाहिर है। राजेवाल ने कहा कि हमने जिन टॉप वकीलों को, वो टॉप वकील कहते हैं उनको, मैं तो टॉप वकील नहीं कहता हूं उनको, क्योंकि टॉप मैं उसको कहता हूं जो गरीब की सोचता है, जिसके पास लंबी गाड़ी है मैं उसको टॉप नहीं कहता हूं, जिसके दिल में दर्द नहीं है मैं उसको टॉप नहीं कहता हूं, क्योंकि उसको तो मैं पैरासाइट कहता हूं। लंबी गाड़ी है और किसान का नहीं सोचते तो आप पैरासाइट हैं। तो राजेवाला ने कहा कि हमें बड़े बड़े वकीलों ने मना किया कि आप इसको चैलेंज मत करना, सुप्रीम कोर्ट वो करेगी जो सरकार चाहेगी। बताइए, ये राजेवाला की तकरीर है। राजेवाला को बुला के पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि ये कौन से वकील थे भैया, आप सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट में आपको फेथ नहीं है, ये क्यों कह रहे हो आप? ये कौन से बड़े वकील थे? ये बड़े वकील हमें उनको नाम बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि या तो उनको बुला के उन पे कंटेम्प्ट करें वकीलों पे, और या खुद रिजाइन करें। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। आप सो नहीं सकते हो उस पे। अगर वो बात वकीलों ने सच कही है
कि आप वो करते हो जो सरकार कहती है, तो इट इज ए पॉइंट टू इशू कंटेम्प्ट अगेंस्ट दोज लॉयर्स, और इफ यू बिलीव देम इट इज एन ओकेजन टू रिजाइन। आप कहां कहां सो रहे हैं यार, क्या तवक्को कर रहे हैं आनंद साहब? नहीं अशोक भाई, मैं और इनको भी लिखूं, सीबी पांडे छोड़िए मैं, चलिए मैं गुस्सा, मैं आनंद साहब 30 सेकंड में ये कह के खत्म करूंगा सिर्फ, और लोग बैठे हैं, ये आत्मजीत पे ही जाएगा आज का तो इल्जाम। वो कहता है मेरी बर्बादी का इल्जाम अब शराब पे है, मैं और करता भी क्या, बात तुम पर आ रही थी, तो आज तो आत्मजीत पे ही जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले ये जरूर कहूंगा कि गिला ना कीजिए मुझसे मेरी तलख नवाई का, जहर के घूंट मुझे वक्त के सागर ने दिए हैं। मैं क्या करूं, मैं किसान को देखता हूं। मैं 16 साल का था सरफ आनंद साहब, ऐसे नहीं दिल रो रहा है, 16 साल का था जब आत्मजीत ने वो शेर सुनाया, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोटी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। वो कहता है अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो किसी के खाने का कोई हक नहीं है। आज 50 साल होने वाले, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी आई एम लिविंग विद दैट कपलेट। इसलिए मेरा दिल रोता है कि जिस देश में किसान की इज्जत नहीं है, जिस देश में लोग पूछते हैं आप यू आर स्ट्रैंगुलेटिंग। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, वो किससे तवक्को करोगे? वो जो कोई भी जज बोलता है सुप्रीम कोर्ट चीफ को तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, या एक्सप्लेनेशन करना चाहिए उस जज का, या खुद रिजाइन करना चाहिए, या उनको रिजाइन कराना चाहिए। आप सो नहीं सकते। आप किसान को बदनाम कर रहे हैं कि आप स्ट्रैंगुलेट, मैं स्ट्रैंगुलेट कर रहा हूं, किसान कर रहा है कि सिस्टम कर रहा है कि पुलिस कर रही है? आप देश को गुमराह कर रहे हैं। ये वाली ओथ ली थी हमने कि देश को गुमराह करेंगे, कि ये ओथ ली थी कि विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करने की ओथ ली है, देश को गुमराह करने की नहीं ली है। तो nobody should allow any loose talk by any constitutional authority, be it president, prime minister, or any judge or whosoever may be. Constitutional authorities, जो महात्मा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपिता जो है वो पहला सेवक है, तो जो पहले सेवक ने जो लोग अपॉइंट किए वो तो सेवक के सेवक हो गए, लेकिन उनके दिल में दर्द ही नहीं है किसान के लिए। वो कह रहा है, शायर इनसे पूछ रहा है कि इस सदी में तेरे होठों पर तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। इट इज टाइम वी शुड आइडेंटिफाई कि कौन ऑनेस्ट है, कि इनका पत्थर का कलेजा है। पत्थर का कलेजा शुड बी रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर, और जो ऑनेस्ट आदमी है, अच्छे हैं, आत्मजीत जैसे, जिनकी आज जिनका दिल हार्ट एट राइट प्लेस है, खाली वही लोग देश चलाएं, ऐसा मुझे लगता है। जो आप जब बात ये कहते हैं, और हम लोग इसलिए सुनते हैं, हम सब लोगों के मन में किसान के प्रति अगर कोई असम्मान दिखा रहा है, दो में किसान और महिला, उसका तो असंवेदनशील नहीं, वो मेरे ख्याल में इंसान कहने लायक भी नहीं है। मुझे हरदम एक बात का दुख होता है, देखिए एजिटेशन हो सकते हैं, मेरा आपका अलग मत हो सकता है, आपका एक अलग, लेकिन अगर शहादत 700 किसानों को हुई है, इस देश के नेतृत्व ने एक शब्द संवेदना का बोलना उचित नहीं समझा। एक शब्द, मैं दुश्मन के घर में अगर कुछ हो जाता है, मैं वहां भी जाके खड़ा हो जाता हूं भाई उसके साथ। आप देखिए ना, उसी दौरान आप सारे काम कर रहे हो। क्या कहाँ है प्रधानमंत्री? कि क्यों नहीं बोला? आप ठीक बात कह रहे हो कि 700 लोगों की शहादत हो गई है। लखीमपुर में क्या हुआ आपने देखा? सरेआम कत्लेआम हुआ है, और वो जो 56 इंच लेके घूम रहे थे, वो 56 इंच को ये नहीं पता कि मेरा, अगर होम मिनिस्टर मेरा है, आप मुझे ठीक बात कह रहे हैं, होम मिनिस्टर आपके घर में बैठा भाषण दे रहा है कि उसको पकड़, वो तो घर में बैठा है जी। अगर होम मिनिस्टर को यहाँ रिजाइन करना था, अगर बहुत अच्छा कुछ था दिमाग में, अगर कहीं इंसानियत थी, तो कहना था कि मेरा बेटा इन्वॉल्व है, मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा। कम से कम इतनी इंसानियत रखते। वो तो उसके फेवर में बयान दे रहे थे। अगर होम मिनिस्टर वो बेटे के फेवर में बयान दे रहा है, तो बेटा एक्यूज्ड है, मर्डर एक्यूज्ड है, तो इट इज ए ग्राउंड फॉर प्राइम मिनिस्टर टू आस्क फॉर रेजिग्नेशन। वो ले ही नहीं रहे, पूछ ही नहीं रहे। अशोक साहब, मैं बहुत कानून नहीं जानता हूं, एविडेंस से प्ले कर रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब। एविडेंस से, जो ग्राउंड पे एविडेंस है, ही इज प्लेइंग विद दैट। 120B पे उनके नाम से भी FIR है। मैं सीबी पांडे साहब के पास आ रहा हूं तुरंत इसी बात को लेके। सीबी पांडे साहब, एक हाल के दिनों में एक थोक में ट्रांसफर हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कुछ 100 कितने जजेस इधर से, नहीं 36 जजेस किए गए, CGI 8 प्लस नए 5 CGI, 13-14 CGI मूव किए गए। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस तरह का इंडिकेशन दिया CGI ने कि क्या ये न्याय व्यवस्था को चुस्त करने के लिए था? क्योंकि बीच बीच में आया कि नहीं, किसी का घर पास में पहुंचाया गया, किसी का घर दिल्ली था, लखनऊ से दिल्ली जाने में उसको दिक्कत होती थी जज साहब को, तो दिल्ली चले गए।
किसी को घर से दूर भेजा गया, कोई गुजरात में था, उसका 1 साल बाकी था, उसको अनकंफर्टेबल लगा तो उसको मद्रास भेज दिया गया। इस पूरी कवायद का ये कारण क्या था? आपको क्या लगता है शिव पांडे साहब? देखिए, इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ट्रांसफर की जो पॉलिसी है ना, ये अधिकार इन्होंने खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्वायर कर लिया एक जजमेंट से। इसके पहले कभी नहीं होता था कि इतने लार्ज नंबर पे ट्रांसफर होते थे। सामान्यतः ट्रांसफर उन मामलों में होता था जहां की बात कोई करप्ट जज है, बार ने बहुत एजिटेट किया, तो एज एक्सेप्शन उसको हटा दिया जाता था। क्योंकि आप अगर ट्रांसफर का पावर सुप्रीम कोर्ट लेता है हाई कोर्ट जजेस का, तो एक तरह से हाई कोर्ट एक सबऑर्डिनेशन हो गया ना। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सबऑर्डिनेट नहीं है उसका सुप्रीम कोर्ट का, वो जुडिशियल मैटर में सबऑर्डिनेट हो सकता है कि उनके जजमेंट उनके ऊपर बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट उनके ऊपर बाइंडिंग है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेशन नहीं है और नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर बहुत वाइज थे, जानते थे कि अगर सबऑर्डिनेशन, एक तो हम फेडरल गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं, और अगर फेडरल सिस्टम में अगर हमने दे दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पावर कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर जब चाहे सब करें, तो जब चाहेंगे, जब हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज जिसको चाहे हटा देंगे। और जब हटाने की बात आ गई तो एक को अगर आप इलाहाबाद से आप मिजोरम भेज देंगे तो निश्चित रूप से वो तो बहुत डिससेटिस्फाइड होगा। तो वो क्यों ऐसा काम करेगा कि वो हमेशा उनकी बात मानेगा? जैसा वो जजमेंट देंगे वैसा जजमेंट देगा, जैसी वो बात कहेंगे वैसा करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज डिसऑनेस्ट हो गया तो वो काम, हर मैटर तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाते नहीं, तो ये कहेगा कि पहले हाई कोर्ट जाइए और वहां हमारा एक जज बैठा हुआ है, उससे काम करा दीजिए, मैं बोल देता हूँ, फोन कर देता हूँ, वो आपका जजमेंट कर देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट नहीं होगा, ये तो इंडिपेंडेंट है। अब उस इंडिपेंडेंस को आपने तो एकदम खत्म कर दिया। एक बार तो जो लार्ज स्केल पर ट्रांसफर हुआ, इससे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट जिसको चाहेगा जब चाहेगा वहां ट्रांसफर करता रहेगा। ये बहुत बुरा मैसेज गया। और अगर उस लिस्ट में आप देखिए तो जैसा आपने इंडिकेट किया है, उस लिस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जिनको कि यहाँ आ गए थे, प्रैक्टिस किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपने उनको अपॉइंट करा दिया। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जजेस के ही जुगाड़ से उनका अपॉइंटमेंट होगा। प्रैक्टिस करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट किया डिफरेंट हाई कोर्ट में, और फिर 2-3 साल तक उस हाई कोर्ट में काम किया और फिर दिल्ली उनको बुला लिया। तो ये इसको कोई और तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। वो सब जानते हैं, जो लोग जानते हैं उसको देख सकते हैं। ये कौन सा नया प्रक्रिया? पहले ये पहली बात नहीं थी, पहले हाई कोर्ट से एलिवेट होते थे। अब एक जजेस ने नई प्रक्रिया अपनाई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनको उस हाई कोर्ट में एबीसीडी नहीं पता है, लेकिन जैसे ही उनको हाई कोर्ट जज बनाना होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हो या जो भी कहते हैं, भाई 2-4 मुकदमे में जाओ हाई कोर्ट में, जरा कुछ वकालतनामा वगैरह लगा लो ताकि ये लगे कि तुम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, और वहां से उसको एलिवेट करके उस हाई कोर्ट में एलिवेट करते हैं। और हर हाई कोर्ट में 2-3-4 ऐसे होते हैं। और अभी मुझे तो आश्चर्य हुआ वहां के बाहर का, सुप्रीम कोर्ट ने बार ने ये एक रिजोल्यूशन किया है कि 40% जजेस का जो अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट में होता है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर से होना चाहिए। उस भाषा पता नहीं है, अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरी भाषा पता नहीं है, उत्तर प्रदेश बिहार की भोजपुरी भाषा पता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे और कहेंगे कि हमको बिहार में आप हमको जज अपॉइंट कर दीजिए। तो अंदर अंदर जो चल रहा है ये समझ लीजिए कि मैं तो नहीं समझता कि इससे आपने जो रखा है कि कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी, तो हर चीज हर कदम पर धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा, डिटोरिएट क्या, ऑलमोस्ट पब्लिक का कॉन्फिडेंस शेक हो गया इस पूरे जुडिशियल सिस्टम पे, और उसको आप इनहेंस कर रहे हैं। उसको उस सिस्टम को आप कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े ऐसा काम नहीं कर रहे, आप वो काम कर रहे हैं जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस जो लोगों का जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी शेक हो। ट्रांसफर वाला वन ऑफ द एग्जाम्पल। बाकी तो जो जजमेंट में आप कर रहे हैं, देखिए 2 तरह के सुप्रीम कोर्ट का रोल है। एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने का रोल है, एक तो मान लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड कैसे कर रहे हैं, उसमें लार्जर इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट और ये सब तमाम आते हैं। लेकिन जो पब्लिक का अपना लिटिगेशन है, किसी की सजा हो गई, आजीवन कारावास बैठा हुआ है, वो चाहता है कि मेरी अपील सुन लिया जाए, इनोसेंट आदमी 20-20 साल 25-25 साल से उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में हो रही। अब वो 20 साल बाद 30 साल बाद उसको छोड़ रहे, पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, पूरा उसको क्या जुडिशियल सिस्टम से क्या फायदा। और ऐसे 1-2 लोग तो है नहीं, ऐसे लोग तो हजारों की संख्या में है जिनको की पर्सनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है, उस राइट्स को सेफगार्ड उसको मतलब ही नहीं होती है। उस राइट को फंडामेंटल राइट
अपील का राइट और तमाम जो राइट्स हैं उसका कोई मतलब ही नहीं उनके लिए, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती। और जब सुनवाई नहीं हो रही है तो बताइए उसका क्या मतलब क्या रह गया इस देश में। अब कहने को बात दूसरी है, आनंद गोस्वामी का मैटर आप एक दिन में सुन लेंगे। कितने लोग आप एक दिन में मैटर सुनते हैं, लेकिन नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कौन आदमी, क्या जो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस बात को मानेगा कि भाई उनके जैसे लोगों का मुकदमा तो एक दिन में सुनवाई हो जा रही है और बाकी लोगों का मुकदमा 20-20 साल तक सुनवाई नहीं हो रही। बेल का मैटर में आप एक इसी मुकदमे में आपने कह दिया कि बेल इज राइट, प्रिंसिपल जो है बेल का है, नॉट जेल का। और जेल के वहां एप्लीकेशन दीजिए, आपके बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई 4-4 महीने 6-6 महीने नहीं हो रही है। सिंपल मैटर, एक छोटा सा मैटर मैं खुद अपना ही बताता हूँ। एक आदमी चुनाव जीत गया, मुस्लिम था, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई, जो प्रधान का चुनाव, बड़े चुनाव बात नहीं कर, प्रधान का चुनाव। अब उसका जुलूस निकला रात में, तो किसी ने अंधेरे की रात में कह दिया कि साहब पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अब 2 दिन बाद उस राउंड में निकले पुलिस, उनको बताया गया कि यहाँ एक जुलूस निकला था, उसमें ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। अब वो दरोगा जी तुरंत पहुंच गए, उसके पूरे परिवार के लोगों को, जो प्रधान जीता था, परिवार को लाके उन्होंने बंद। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास कानून अधिकार। डिस्ट्रिक्ट जज ने बेल नहीं दिया, हाई कोर्ट में बेल दिया, तो एप्लीकेशन मैंने मूव किया। हाई कोर्ट में मैंने कहा, ये आई ओपनर है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसी से आप सारी चीजों को समझ लीजिए किस तरह जुडिशियल सिस्टम काम करता है। मैंने कहा साहब कि ये मैटर मैं कह रहा हूं कि मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उसने लगाया है, हमें वो लगाया है। अगर कोई ऑफेंस बनता है तो आप हमारा भी रिजेक्ट कर दीजिए, ये कोई ऑफेंस बनता नहीं है, अगर बनता है तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। जज साहब ने कहा कि नहीं इसमें तो टाइम, वो सरकारी वकील का हमें टाइम दिए। जज साहब ने 15 दिन का टाइम दिया। फिर अगले तारीख 15 दिन के बाद लगा, फिर जज साहब ने कहा कि भाई, फिर कहा साहब हमें तैयार नहीं है मेरा जवाब, फिर टाइम दिया। 2 महीने के बाद ये मैटर हियर हुआ और ये जज साहब ने तब माना हाँ भाई ये तो कोई अपराध बनता नहीं। तो इस तरह से जुडिशियल सिस्टम चलेगा, किसको फेथ होगा बताइए। व्हाट इज दिस? हम कह रहे हैं कि जो उसने कहा सही है, तो फिर अब इस पर कौन इंक्वायरी, आप इससे कौन सा इंफॉर्मेशन और कौन सा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछेंगे भाई। इस तरह से पूरे की पूरा जो सिस्टम है, नो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, नो इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन किसे नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा था, तो आप देखेंगे जितने लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इश्यू है उसको आप तुरंत इमीडिएटली, आपको महीने 10-15 दिन के अंदर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को आपको डिसाइड करना चाहिए, वो आप डिसाइड नहीं करते। इंडिविजुअल मैटर को तो 24 घंटे में डिसाइड करना चाहिए, उसको आप 2-2 साल 4 साल का, तो फेथ कहां से रहेगा। तो डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी में आपका जो टॉपिक है उसमें जुडिशरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंग, बिकॉज दे हैव टू प्रोटेक्ट ऑल द फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो भी राइट है। और वो उसकी हालत ये है कि वो टाइम से आपको ना न्याय दे रहे हैं ना आप बात सुन रहे हैं। लेकिन एक ये चल रहा है कि गवर्नमेंट जिसको चाह रही है उनको जल्दी न्याय मिल रहा है, जिसको बड़े बड़े पूंजीपति चाह रहे हैं उनको न्याय मिल जा रहा है, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको उनका सब काम जल्दी हो जा रहा है, अन्यथा बाकी लोगों के लिए तो बस। तो अब बाकी लोग अगर न्याय नहीं मिलेगा तो व्हाट फॉर दिस डेमोक्रेसी। तो ये बहुत भारी सवाल है कि व्हाट फॉर दिस डेमोक्रेसी। तो मैं नेहरा साहब आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं। आप सब लोग बार से आते हैं, अब बार कितनी, क्योंकि बार और बेंच में आप दर्शकों को बता दूं, बार मतलब जो वकील साहब लोग, बेंच मतलब जो जज साहब लोग, बार कितनी हावी रहती है देखा है। क्योंकि आप अगर सही व्यक्ति को पकड़ लें, जिसको कहते हैं आपका सही आदमी है, तो सब आपकी बल्ले बल्ले। हरीश साल्वे जी के लिए वो लंदन से जुड़ते हैं और एक नहीं कई केसेस में मैंने देखा, वो कहते हैं मेरा टाइम हो गया, मुझे जरा, मैं डायबिटिक हूं तो मैं जरा नाश्ता करूंगा, तो कोर्ट कहती है हाँ नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट परेशान हो जाता है, हाँ इनको नाश्ता कराओ। हम और आप अगर जाएं तो जज साहब तो इसमें गुस्सा हो जाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि घर से खा के नहीं आए थे। जज साहब तो हमें छोटे मोटे जज में तो उल्टा शायद बंदी करते हैं, 2-4 हो सके तो डंडे भी लगवाते हैं पुलिस वाले से। हरीश साल्वे जी अभी लखीमपुर वाले केस में एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट उसका कॉन्ग्निजेंस लेता है, उस पे कहता है कि एक दिन के अंदर फाइल करिए। नेक्स्ट डे हरीश साल्वे जी आ जाते हैं, ये लाइव लॉ में खुद है, वो कह रहे हैं हाँ आवाज तो आ रही, कहीं और बात कर रहे हैं शायद हरीश साल्वे साहब। तो हरीश साल्वे साहब को सीजीआई से लेके वो सब कह रहे हैं नहीं कहीं और बात हो रही है, तो साल्वे साहब कहीं और इस समय बहस कर रहे हैं। तो साल्वे साहब फिर बहस करने आते हैं और
उसके बाद मतलब वो व्यक्ति वहां 4 आदमियों को रौंद दिया है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं, अब इस पे हम लोग 20 तारीख को फिर बात करेंगे। तो क्या फेस वैल्यू है? क्या हर चीज की दवा हरीश साल में है? आप 2-4 अगर वकीलों को जानते हैं तो आप बिल्कुल ठीक से मामला हो जाएगा। मैं नेहरा साहब ये आपसे समझ रहा हूं, क्या इतना कभी हावी था बार बेंच के ऊपर? नेहरा साहब, आपको ऑडियो दिक्कत कर रहा है शायद। नेहरा साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज, आपका नेट शायद वो हो गया। अरोड़ा साहब, ये मैं जो बात पूछा हूं मैं आपसे, क्योंकि ये एक भाई अफोर्ड आज की तारीख में हरीश साल्वे साहब को कितने लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो खड़े हो जाएंगे तो उनका नाश्ते के लिए भी वेट होगा, उनको दूसरी कोर्ट में अगर है वो भी का। मैं फेलो उस पर आपसे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ फेलो जज पे कुछ आप बात करें, लेकिन वकील भी अहम हो गया कि मैं किस वकील को हायर कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग अ वर्ड हायर कर रहा हूँ, एंगेज नहीं, क्योंकि एंगेज तो मैं वकील को करता हूँ, हायर तो मैं उसको करता हूँ जो मेरा काम करके मुझे दे। देखिए, मेरे को जो आनंद साहब लगता है कि मैं खुद भी बार का रिप्रेजेंटेटिव कई बार रहा, सुप्रीम कोर्ट का भी, ट्रायल कोर्ट का भी। तो मैं इसलिए नहीं, लेकिन मेरे को कुछ कहते हैं ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश करने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जन्नत की हकीकत जो मेरे को पता है, जितनी पता है, और मेरे को लगता है काफी थोड़ी सी, जो कम से कम बार के बारे में मेरे को आज, अगर 42 साल बार में हो गए, तो मैं बार को काफी, बार की नफ्स समझता हूँ, आम आदमी को समझता हूँ। बार में जो आम वकील है, जो बार का मेंबर है, जो बार का मेंबर है, वो ज्यादातर लोग ऑनेस्ट है, कमिटेड है, सेंसिटिव है। जो आम वकील जिसको हम कहते हैं, जो अपना दाल रोटी कमा रहा है, अच्छे से मेहनत करता है, अच्छे से केस करता है, ईमानदारी से केस करता है, लेकिन उनमें से लीडर बहुत कम बने। अब ये देखो बात, मैं ये, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, लेकिन जो बार का लीडर है, अगर बार का लीडर जो बन के आ गया उनके कंधों पे, अगर वो करप्ट है, और अगर सिस्टम चाहता है कि उसको खुश रखे, मैंने आपको लिविंग एग्जांपल दे दिया दुष्यंत दवे का। वो कहता जी लखीमपुर में सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिया, द चीफ जस्टिस इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर वो करप्ट है, वो पूरे देश को गुमराह कर रहा है, तो इसमें मैं बार को कसूरवार नहीं कहता हूं, इसमें सारी बार करप्ट नहीं हो गई, एक व्यक्ति करप्ट है। जो बात आपने कही कि रोन के चले गए और 20 दिन की डेट लगा दी, ये उसको अच्छे से पता है, क्योंकि वो कह रहे हैं बाकी 4 तो सारे ऐसे ही थे, बाकी 4 ने अच्छा नहीं किया, लेकिन इन्होंने कमाल कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि ये भी 1 साल और रहेंगे, इसकी यहां पिटीशन लगेंगी। तो ऐसे दवे जैसे करप्ट लीडर जो हैं, ये बार को गुमराह करते हैं, बार को बदनाम करते हैं, देश को गुमराह करते हैं, और अपने ये जो पूरे प्रोफेशन पे कलंक है, वो बार को, देश को गुमराह कर रहे हैं। वो देश को बता रहा है जी कमाल कर दिया चीफ साहब ने, चीफ साहब ने नोटिस ले लिया। अरे नोटिस तो ले लिया, लेकिन उसका असर अभी तक क्या हुआ है? प्रधानमंत्री ने अभी तक उसको क्यों नहीं हटाया है? अभी तक उस केस में कुछ हुआ क्यों नहीं है कंक्रीट? तो ये मैं बार को ब्लेम नहीं करता हूं, जो लीडर बन के बार को बेचता है, जैसे इन्होंने बार को बेचा, क्योंकि आप फॉर्मर प्रेसिडेंट तो गिने जाते हैं, वो करण थापर की भी गलती है। करण थापर ने उस सिस्टम को, अगर आप होते आनंद साहब तो उसको एयर नहीं करते। वो अगर उसने वो कह दिया था इंटरव्यू में, अगर वो बिक गया था, उसने अपना ईमान बेच दिया पूरा दुष्यंत ने, तो उसको एयर करने की जरूरत नहीं थी। ये करण थापर ने अपनी क्रेडिबिलिटी शेक की है, अपनी वायर की क्रेडिबिलिटी शेक किया है उसको एयर करके, क्योंकि वो बंदा जो खुद बार को बेच रहा है, जो करप्ट लीडर है, उसको देश को क्यों दिखा रहे हो आप? उसको बोलो जज साहब के घर जाके बोल दो। आप तो फोन भी कर सकते हो, चाय पे भी जा सकते हो कि जी आपने तो कमाल कर दिया। बोथ सिस्टम, यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो इसलिए बार करप्ट नहीं है सर, बार ऑनेस्ट है। बार के कुछ लीडर बनने के बाद, कुछ तो बनने से पहले ही करप्ट होते हैं, फिर भी जीत जाते हैं। ये सिस्टम है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होता है। कुछ बन के अपने आप को बेचते हैं, बार को बेचते हैं। ये लिविंग एग्जांपल मैंने बता दिया दवे का, जो कह रहा है कमाल कर दिया, लेड फ्रॉम द फ्रंट। सब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है,
वो मिनिस्टर आज भी इंटरफेयर कर रहा है और ये कह रहे हैं कमाल कर दिया। तो इसलिए बार का नुकसान नहीं है, बार का कसूर नहीं है। बार में आम आदमी, आम वकील अपनी रोटी रोजी कमाता है, ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी से कमाता है, ईमानदारी से अपना काम करता है टोटल। लेकिन कुछ बार के लीडर, क्योंकि वो लीडर का नाम आता है अखबार में, लीडर का इंटरव्यू होता है, तो इसलिए लगता है बार करप्ट है। ना, बार करप्ट नहीं है, कुछ लीडर करप्ट हैं। उन लीडर्स को पकड़ना चाहिए, बुला के पूछना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, जैसे मैंने कहा, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि वो कौन से वकील हैं जो कहते हैं कि जो सरकार कहती है वो होगा। राजेवाला साहब ने जो कहा उनको बुला के पूछ लेते, नोटिस करते हैं, वैसे पूछ लेते कि उन लीडरों के नाम तो बता दो हमें कि जो लीडर ये कहते हैं जो सरकार कहेगी वही होगा। तो ये वही लीडर है। मजे की बात है, वो वही लीडर है। वही लीडर कह रहा है कि बार में जो कह रहा है मेरे को 100% जो, क्योंकि राजेवाला साहब जिसकी बात कर रहे हैं, जो आदमी कह रहा है लीड फ्रॉम द फ्रंट, वही लीडर कहता है कि बार उसमें चैलेंज मत करना, सुप्रीम कोर्ट तो वो करेगी। मतलब इतने दोगले इंसान भी हो सकते हैं क्या, आप देखिए। तो इसलिए बार को आनंद साहब बदनाम नहीं कर सकते। बार के लीडर जो करप्ट हैं, जो दुनिया को, खासकर आम आदमी को जो गुमराह करते हैं। गांधी ने ये कहा, यूज योर प्रोफेशन एज ए टूल टू सर्व। बार के लीडर की, जैसे अभी बता रहे थे अपने वाणी साहब की, बार के लीडर की ड्यूटी होती है दुनिया को, सोसाइटी को बताए कि ये कानून है, आजकल ये चल रहा है, कानून ये है, आजकल ये हो रहा है। सच बताएं, गुमराह नहीं करें। अपनी चमचागिरी के लिए, खाली करने के लिए, अपने नंबर लगाने के लिए पूरे देश को, 130 करोड़ को गुमराह मत करें आप अपनी गिराबान में तो खैर झांकते ही नहीं है। वो तो कुछ लोग इतने, मैंने बताया, वो पैरासाइट्स हैं, वो गिराबान में झांकते ही नहीं है। वो तो जैसे वो कहते हैं ना कि पैरासाइट आए और पैरासाइट ही मर जाएंगे, ऐसे बहुत लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो सबको पता है। तो इसलिए बार बिल्कुल ऑनेस्ट है। बार के जो लीडर करप्ट है उनको एक्सपोज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी बुला के पूछना चाहिए कि आप कैसे कह रहे हो जो सरकार कहती है। मैं नारा साहब आ गए हैं, नहीं नारा साहब नहीं जुड़ पा रहा। श्री पांडे साहब, एक और बहुत मूल प्रश्न है, बहुत बेसिक प्रश्न है, मेरे मन में बहुत दिनों से था। मैंने कहा आज चूंकि इस तरह की बात हो रही है, आपसे पूछ लूं। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, ये अपने गृह जनपद में इनकी पोस्टिंग नहीं होती है। माना ही जाता है कि गृह जनपद में जाएंगे तो कुछ ना कुछ फेवर होगा। इवन डिस्ट्रिक्ट जज, मेरी जितनी जानकारी है, और डिस्ट्रिक्ट जज की अपने गृह जनपद में पोस्टिंग नहीं होती है। लेकिन हाई कोर्ट के जो जज साहब लोग जो बार से आते हैं, एलिवेट होके उसी कोर्ट में जज बन जाते हैं। अब नॉर्मली 15-20 साल की उनकी प्रैक्टिस रहती है, नॉर्मली हो सकता है ज्यादा भी हो या कम भी हो, 15-20 साल की प्रैक्टिस रहती है। अब 20 साल जिसने उसी कोर्ट में बिताए हैं, उसकी अपनी प्रेजुडिस, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपना अच्छा अपना बुरा, ये जरूर होंगे। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो वहीं पे आपने उनको एलिवेट करके जज बना दिया। तो ये कहीं आपको नहीं है कि अगर एलिवेट कर रहे हैं तो कम से कम वहां से ट्रांसफर करो, क्योंकि अगर आप वहीं पे जज बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है उनके बाकी जजमेंट। मेरा दोस्त, मैं 20 साल किसी दोस्त के साथ रहा हूं, मैं कैसे मना करूंगा सामने आके? भाई ठीक है, कुछ जगह लोग रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि नहीं मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो वहीं पे एलिवेट हो जाते हैं। फिर वहीं पे देखिए, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इंटीग्रिटी का आदमी अगर है तो उसको अपने भाई के खिलाफ भी फैसला करने में कोई हिचक नहीं। अब मैं जुडिशियल सिस्टम की बात बताऊं आपको। अमेरिका में तो सारे जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज का भी अपॉइंटमेंट करता है, और स्टेट के भी जजेस का अपॉइंट करता है, अटॉर्नी को भी अपॉइंट करता है, वो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के जजेस का करीब 400-500 जजेस का अपॉइंट करता है जब भी नया प्रेसिडेंट। अभी आप ट्रम्प वाले मामले को देखिए। ट्रम्प वाले में 3 जज तो अपॉइंट हुए थे उसी के, और बहुत इसलिए करीब ट्रम्प ने अपने 400-500 जजेस भी अपॉइंट किए, लेकिन कहीं से भी ट्रम्प अपना मुकदमा नहीं जीत पाए, क्योंकि वो जो जजेस थे उन्होंने, उस देश ने इस तरह के जजेस में इस तरह के इंटीग्रिटी लोगों को अपॉइंट करते हैं। उनका भले नॉमिनी उनके हों, लेकिन उनका सीनेट उनका नॉमिनेशन अप्रूव करता है और तब जाके वो अपॉइंट होते हैं। वो इंटीग्रिटी हमने जजेस के मामले में, अगर उस लेवल का हमने जब से देश आजाद हुआ, उस तरह के इंटीग्रिटी पर अगर हमने ध्यान दिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। हुआ क्या कि देश आजाद के बाद पहले कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भरना शुरू किया। उसके बाद ये जब कॉलेजियम सिस्टम आ गया तो जजेज ने अपने लोगों को भरना शुरू किया।
तो दोनों ही पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिशियन ने किया, और पॉलिटिशियन देश में गांधी जी जैसा पॉलिटिशियन चाहते थे कि देश में उस तरह पॉलिटिशियन हो, ऐसे तो पॉलिटिशियन हुए नहीं, तब धीरे धीरे सब बेईमान होते चले गए। उसी तरह से जजेस भी आ गए, तो वो इंटीग्रिटी के लोग आए नहीं, धीरे धीरे लोग अपने के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान को, बेटे को, बेटियों को, भतीजों को सब बनाने लगे। पता लगा ली इसमें पूरे, अगर पूरे उत्तर इंडिया में जितने जजेस हैं उसमें कम से कम 25% लोग तो उनके रिश्तेदार और उनके बाल बच्चे या उनके परिवार से जुड़े ही लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब उस बीच बीच में कभी कभी वो पॉलिटिकल अलायंस भी किस पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस है, वैसे भी जजेस जाने लगे। तो इनको आप कहीं भी भेजिएगा, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम यूपी में नहीं रखेंगे, हम राजस्थान में भेजें, तो राजस्थान से वो फोन करके यहाँ काम करवाएंगे। अगर उनकी इंटीग्रिटी नहीं है तो वहीं से वो सिफारिश करेंगे मुकदमे में। एक अलग क्लास हो गया है कि मैंने जुडिशियल जजमेंट का मैनेजमेंट होने लगा, एक नया क्लास डेवलप हो गया है, और बहुत से घूमते रहते हैं लोग, लाइए इस जगह पे आपका फैसला मैं यहाँ करा दूंगा, मैं वहां फैसला करा दूंगा। और ये पूरा एक ग्रुप है, वो बड़ा तेजी से डेवलप हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया कि किस तरह से वो काम कर रहा है। और मजे की बात है, जो ऐसे लोगों का मुकदमा दूसरे दिन लग जाता है और बाकी लोगों का मुकदमा सालों नहीं लगता है। इससे बड़ा मैनेजमेंट क्या हो सकता है? आपका मुकदमा ही सालों तक नहीं लेगा, उनके मुकदमे हर दूसरे तीसरे चौथे दिन ऐसे ऐसे लगते हैं जैसे कि जैसे आजकल जो आप कह रहे हैं ना, सालवे साहब अगर आ गए तो सालवे साहब का मुकदमा, सालवे साहब की सुनवाई दूसरे दिन हो जाती है। और अब बाकी पता नहीं कौन सा सालवे साहब का टेक्निक है कि वो जिस मुकदमे में खड़े होते हैं वो तुरंत यहाँ से कहीं से भी दुनिया के किसी कोने में है वो ऑनलाइन भी हो जाएंगे और उनके मुकदमे में 2 दिन में लग जाएंगे। बाकी लोग कोशिश करते करते मर जाए। यही तो हुआ इस बार, जैसा कि अशोक साहब कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों का मुकदमा 2-2 साल उनको मौका ही नहीं मिला कि ऑनलाइन उनके मुकदमे लिस्ट हो जाए ताकि वो बहस कर सके। और बाकी लोगों के मुकदमे, बड़े बड़े लोगों के मुकदमे 2 दिन में 3 दिन में लिस्ट होते रहे और मुकदमा करते रहे। इस कोरोना काल में तो कुछ ऐसे वकीलों ने अपने मुकदमे ऑनलाइन लिस्ट कराने में के लिए लाखों लाखों रुपए कमाए। एक नई भ्रष्टाचार जुडिशरी में इस बार आ गई थी तुम्हारी कि अब हमको दो, हम तुम्हारा तुरंत लिस्ट करा के 2 दिन में इंजेक्शन स्टे दिलवा देंगे। और बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं, ऑनलाइन का आ नहीं रहा है। तो ये जो चीजें जो ट्रांसफर, वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि अपने स्टेट में नए काम करें। आखिर में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये सोचा था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं वो कोई बेईमान होंगे, चोर होंगे, भ्रष्ट होंगे, ये तो उनके दिमाग में नहीं है। कि इसीलिए उन्होंने ना एमपी के लिए कोई क्वालिफिकेशन इंटीग्रिटी का रखा, ना मिनिस्टरों के इंटीग्रिटी के लिए कोई क्वालिफिकेशन रखा, ना जजेस की इंटीग्रिटी के रखा। क्योंकि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मान के चल रहे थे ये लोग ईमानदार होंगे, देश के हित में काम करेंगे और लॉ के रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा रखेंगे और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इनके अंदर रहेगी कि लोगों के हित से काम करेंगे। लेकिन ये सब उलट गया। नहीं, मैं श्रीवाणी साहब आपकी बात से कुछ एक हद तक ही इत्तेफाक रखता हूं। मैं देखिए, जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि मैं ये मानता हूं कि जो चुना हुआ निर्वाचित प्रतिनिधि है उसकी एक जवाबदेही उस जज से चुन के आ रहा है उसके प्रति है। जज की जवाबदेही किसी के, एक बार वो हो गया ना तो फिर उसके आप नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जज को कहां भेजेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर ये इनकी इंटीग्रिटी अच्छी बहुत है तो उस आईएएस की भी इंटीग्रिटी है, उस आईपीएस की भी इंटीग्रिटी है। कंपेयर में ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट से अब अभी सुप्रीम कोर्ट से पांच लोगों को सुप्रीम कोर्ट से एलिवेट किया है, तो वो तो वही प्रैक्टिस करते थे, अब उनको कहां ले जाएंगे? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर वही पे एलिवेट करके आप बना दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आप खुद ही ये कह रहे हैं कि मैनेजर्स की आज हर जगह है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे जुडिशियल सिस्टम हो। अब एक मैनेजर हो गया, ये तंत्र तैयार हो गया है। तो जब मैनेजर ये देखिए, जो हालात आज की जो हालात हैं, जिस लेवल की इंटीग्रिटी जजेस की हो गई है, उसके लिए बेटर यही है कि उनको अपने स्टेट में अपॉइंट न किया। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर का जो सोच थी वो तो मानते थे कि ईमानदार होंगे। और वही मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अगर जो जज वकालत में जो सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रैक्टिस कर रहा है उसको अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे तो कहाँ अपॉइंट करेंगे उसको? तो दिल्ली में उसी सुप्रीम कोर्ट में उसी के बेंच में अपॉइंट करेंगे, नहीं पर। तो मैं आनंद साहब इस पे मैं 1 सेकंड सिर्फ लूंगा। मैं अपने बड़े भाई पांडे साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो आदमी ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट रहेगा। मेरा टेक इस पे ये है कि आप आईएएस को भी उसके डिस्ट्रिक्ट में लगाइए, दिक्कत क्या है? बल्कि उसको अपने स्टेट की ज्यादा चीजें पता है, उसको थोड़ा दर्द भी ज्यादा है,
लेकिन एक जज इसलिए नहीं लगाना, अपनी स्टेट में नहीं लगाना किसी, अगर जो ऑनेस्ट है तो वो अपनी स्टेट में भी ऑनेस्ट रहेगा, और अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो जहां मर्जी, वो आपने सुना है वो लहरों गिनने पे भी लगा देगा, तो लहरों गिनने में भी वो कर देगा कमाई। तो मेरी सोच ये है कि जो अच्छा जज है वो अपनी स्टेट में भी अच्छा कर सकता है, बल्कि उसको अपनी स्टेट के बारे में कई ऐसी चीजें पता है जो आम व्यक्ति को नहीं पता होती हैं, दूसरे बाहर को आने को। तो स्टेट इज नॉट रेलिवेंट, करेक्टर ऑफ ए पर्सन इज रेलिवेंट, हिज नॉलेज, आपके पास उसकी रिपोर्ट क्या है, ये चीजें रेलिवेंट है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ आईएएस को भी लगाइए। कोई भी बंदा अपनी स्टेट में, ऐसा नहीं कि अपनी, अभी वो लड़का कितना अच्छा आईएएस था, वो जो कश्मीर का क्या उसका मेरे को नाम भूल रहा है, जिसने टॉप किया, तो वो अपनी स्टेट में लगा, कितना अच्छा काम किया उसने। तो ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ स्टेट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, बंदे का कैरेक्टर देखना चाहिए कि वो कितना स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है वो अपनी दो भाइयों में भी फैसला करेगा, ठीक करेगा, नहीं, आई फुल्ली बन जाएगा। नहीं, मैं बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए, आई एग्री विद यू, सबके लिए, आईएएस के लिए भी, आईपीएस के लिए भी, सबके लिए, पटवारी के लिए भी, सबके लिए होना। जज साहब लोग बहुत इंटीग्रिटी वाले हैं और बाकी लोगों की इंटीग्रिटी नो नो नो, आई डोंट, यू आर राइट ऑन दैट, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबको लगाओ। के ग्राउंड पर आप जज को और आईएएस को अलग नहीं कर सकते कि जज हो गए तो बहुत इंटीग्रिटी वाले हो गए और आईएएस हो गया तो इंटीग्रिटी वाला आदमी नहीं। बिल्कुल सही बात है, पांडे साहब ने एकदम सही कहा, सबको लगाइए ना अपनी स्टेट की, बल्कि उसको नॉलेज है। और जो पांडे साहब ने ठीक कहा, अगर वो उसका करेक्टर या कोई डाउटफुल है तो उसको हटाइए ना, फिर ट्रांसफर से क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस फ्रॉड, ये तो बिल्कुल की, अगर उसका बंदे का, उसका करेक्टर अगर ठीक नहीं है तो उसको फिर ट्रांसफर थोड़ी करना है, उसको रिमूव करिए। ट्रांसफर पॉलिसी जो ज्यादा है, वो पांडे साहब ने बड़ी अच्छी कही, ट्रांसफर पॉलिसी बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इज बीइंग मिसयूज्ड, कि आप हमारे साथ चलेंगे तो ऐसा रहेगा, नहीं तो आप देख लीजिए ना कुरैशी, जस्टिस कुरैशी के साथ क्या किया इन्होंने, जस्टिस कुरैशी के साथ क्या किया, इन्हीं चीफ जस्टिस ने किया, जिनको बाहर के वो पागल लीडर जो है वो लाइसेंस दे रहे हैं। कुरैशी, जस्टिस कुरैशी वाज टॉप, वन ऑफ द, ही वाज नंबर 2, उसको लगाया नहीं, एक से एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करते रहे, और उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, आप देखिए कितने चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे उनको टॉर्चर करने में। ये आज स्टेट, आज भारत पूछ नहीं रहा है, आज अनफॉर्चुनेटली हर बंदा अपनी दाल रोटी में इतना व्यस्त है कि उसको पता ही नहीं है कि उस बेचारा नहीं मैं कहूंगा, ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। चीफ जस्टिस जो आज पहले त्रिपुरा के, वहां से गुजरात से हटा के बॉम्बे भेज दिया, फिर कोई उनको मध्य प्रदेश, फिर त्रिपुरा, उनको ऐसे घुमा रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। ए ग्रेट मैन, आई से ही इज ए ग्रेट जस्टिस, जो वन हु स्टूड ग्राउंड, जिसको इतना घुमा रहे हैं, इसका मतलब ही स्टूड ग्राउंड, उसने कहा मेरे को सुप्रीम कोर्ट ले जाना नहीं ले जाना कोई बात नहीं, वो आपका अपना काम है, मैं अपना काम करूंगा। इतना बढ़िया जज, उसको सुप्रीम कोर्ट लाया ही नहीं। तो ये पांडे साहब ने ठीक कहा, ये पहले मैसेज, ये ट्रांसफर पॉलिसी इज मिसयूज टू सेंड द मैसेज कि अगर आप हमारी गुड बुक्स में नहीं रहेंगे तो देख लेना फिर क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही भेजे जाओगे। फिर नहीं, मैं सिर्फ एक उसमें आपका एक वर्ड में अमेंडमेंट, थोड़ा सा सब्जेक्ट टू योर अप्रूवल, मिसयूज नहीं, अब्यूज्ड वर्ड इज अ बेटर वर्ड मेरे ख्याल में। वो कई बार ऐसा होता है आनंद साहब, कई बार ऐसा होता है कि वो उस तरीके से कहना होता है, कहते हैं उनको पता भी चले, वो खफा भी ना हो, इतनी एहतियात से कोई दिल की बात कैसे करे। तो वो कई बार वो वर्ड ऐसा आप यूज करते हो, उसके मीनिंग कई निकलते हैं, उसके मीनिंग कई निकलते हैं। मैं तो ये भी कह के कह दूंगा, इनको कहूंगा, और मैं कह रहा हूं अभी आपके सामने, आपके माध्यम से कह रहा हूं कि किस शौक, किस तमन्ना, किस दर्जा सादगी से हम आपकी शिकायत करते हैं आप ही से। मैं इन्हीं से शिकायत कर रहा हूं, ये कुरैशी साहब का क्या किया आपने पूरे देश में, सिस्टम, आपने सिस्टम से फेथ हटा दिया। ये जस्टिस किया आपने, ये जिसको पागल दुष्यंत जैसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये जस्टिस किया। इतने बड़े जज, इतने ईमानदार जज, इतने ऑनेस्ट जज, इतने ग्रेट मैन को आपने टॉर्चर किया, और उसको आपने उसको नहीं किया खाली डिमोटिवेट, आपने 140 करोड़ को डिमोटिवेट किया है कि अगर कुरैशी बनोगे तो बहुत बुरा हाल होगा, प्लायबल बन जाओ, प्लायबल बन जाओ, हमारी जेब में आ जाओ तो जो कहोगे होगा, फिर नंबर 40 को भी बना देंगे हम जज। आनंद वर्धन जी, जो ये इधर एक प्रथा चल गई जजेज में कि कन्वीनियंस जस्टिस, एक नया शब्द निकला, हमको लगता है कि कन्वीनियंस जस्टिस, मतलब अगर जो गवर्नमेंट को कन्वीनियंट हो वो न्याय दीजिए, उस तरह से आप लोगों को ट्रांसफर करिए, उस तरह की पोस्टिंग करिए, उस मामले में उस तरह के फैसले दीजिए कि उनको दिक्कत न हो।
तो देखिए ये तो फिर जनता तो सब समझती है, जनता को सब पता लग रहा है, और पता लग रहा है जनता को कि अब वो बड़ी तेजी से वो फेथ जो है वो घट रहा है। मैं एक चीज जल्दी से अशोक अरोड़ा साहब आपसे जरा समझ लूं, क्योंकि एक जगह बहुत उम्मीद थी जब ये लखीमपुर वाला केस हुआ। मैं किसान वाले में मैं समझ सकता था कि सरकार का बहुत दबाव था, ठीक है, उन्होंने किसान वाला एक कुछ कमेटी बना के उसमें लीपा पोती करके वो एक तो आजकल नया शुरू हो गया इन अ क्लोज्ड एनवेलप, तो इन अ क्लोज्ड एनवेलप एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, इट वाज गिवन। लेकिन इस समय मुझे उम्मीद थी कि लखीमपुर वाले केस में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे इंसानियत का के साथ मतलब क्या बोलेंगे हैवानियत वाला काम हुआ था। लेकिन उसमें वो उन्होंने पहले कुछ कर दिया, फिर वो दशहरे की छुट्टी हो गई, अब सब लोग कोरोना में इतनी लंबी छुट्टी चली, अब सब लोग दशहरे की छुट्टी चले गए। कोरोना वाले में भी जो पहले आया कि ना एक आपको कॉम्पनसेशन एज पर दी डिजास्टर मैनेजमेंट 4 लाख की बात हुई थी सरकार, फिर वो 50,000 हो गया था, हाँ बहुत 50,000 हो गया। ये कहीं ना कहीं जैसे मैं इसीलिए इसका लगा कि कितनी वास्तविक है, ये भी लगता है कि ये जो आपने तो उसको कई बार कह ही दिया उस बात को कि ये भी कन्वीनियंस की बात हो गई है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बुरा लगेगा इसलिए इतना करके छोड़ दो, फिर बाकी अपना चलता रहेगा। ये आपने बिल्कुल, ये तो और भी दुखदाई बात है जो आपने बात कही ना आनंद साहब, यू हैव हार्ट एट राइट प्लेस। आप इतना बढ़िया सोचते हो, अगर इतना बढ़िया बाकी लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज भी सोच लें तो फिर हमारे डिस्कशन की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसा ओपन एंड शट केस, ये दुनिया को पता है कि वहां पॉलिटिक्स हो रही है। अब आप योगी में और उसमें जो यूनियन मिनिस्टर में अगर पॉलिटिक्स है तो उस वजह से अगर जुडिशरी में डिले हो रही है या उस वजह से उससे अगर जुडिशरी भी प्रभावित है तो ये तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए बिल्कुल, कि वो कहते हैं कि अगर उसको नाराज करने से आज तक उसका रेजिग्नेशन क्यों नहीं हुआ। देखिए इतनी सी बात, जिसका बेटा पकड़ा जाए, एक आदमी का बेटा पता भी नहीं उसके पास कुछ रिकवरी है कि नहीं है, वो आज जेल में बैठा है क्योंकि वो आपकी जमात का नहीं है, वो आपकी पसंद का नहीं है, उसका आप जुलूस निकाल रहे हो। और एक के बेटे ने मर्डर कर दिया है, एक के बेटे ने मर्डर कर दिया है, वो आज भी कुर्सी पे बैठा है। और एक का बेटा मासूम बच्चा, उसके पास पता नहीं कुछ है या नहीं है या किसी क्वांटिटी का है, ये किसी को आज तक पता ही नहीं है। उसका टीवी चैनल जो गोदी मीडिया बार बार वो सारा दिखा रहे हैं। तो ये तो इट इज एज गुड एज मैथमेटिक्स, एज गुड एज मैथमेटिक्स की मतलब कैसे जो आपकी पसंद के लोग नहीं है उनको आप टॉर्चर कर रहे हो, और जो पसंद के लोग हैं वो मर्डर भी कर दे तो कोई बात नहीं, उनका बेटा बेटा है, आपका बेटा बेटा ही नहीं है। तो ये सिस्टम में कैसे फेथ होगा? जो पांडे साहब ठीक कह रहे थे, सिस्टम में फेथ कैसे होगा? फेथ आपके डिसीजन से होगा, आपके डिसीजन लेने से, फर्म डिसीजन लेने से होगा। लेकिन अगर आप डिसीजन ऐसे टालते रहोगे और वो मंत्री बना रहेगा जिसके बेटे पे इतना सीरियस इल्जाम है, तो बड़े दुख की बात है। मतलब ये बड़ा डेमोक्रेसी है नहीं, कहाँ डेमोक्रेसी थोड़ी है, तो कागजों पे है डेमोक्रेसी सारी। रियल डेमोक्रेसी में आप हमें आज तक नहीं आए। ये 75 साल से सारी सरकारों ने जनता का पागल बनाया, तभी तो आप देख रहे हो। आप हंगर इंडेक्स में कहाँ आ गए? 101 में। नेपाल और पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे ऊपर हैं। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इनको, जो कहते हैं कि हम कह रहे हैं हमारा देश आजाद है। कहाँ आजाद है ये देश? आजाद तब कहेंगे हम हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो ऐतराज भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो, तब कहूंगा मैं आजाद है जब हर घर में रोटी होगी। आजाद नहीं हो, कोई आजाद नहीं, आप गुलाम है। अंग्रेजों से बदतर हालत है आज। जी नेहरा साहब, आप अगर आप जुड़ गए हो और आपसे आपको आवाज जा रही हो तो अब मैं आपसे बात कर लूं, क्योंकि नेट की कुछ समस्या थी। आप आवाज सुन सकते हैं? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें अपने को। नेहरा साहब, मैं क्लोजिंग क्योंकि अब खत्म हो रहा है, मैं आपसे, आपको आवाज आ रही है मेरी? नेहरा साहब आवाज आ रही? लगता है उनके नेटवर्क में कुछ इशू है, वो बैठे तो हैं, उनका नेटवर्क का इशू है। मैं सीवी पांडे साहब आपसे एक चीज और चलते चलते समझ लूं, क्योंकि मैं वकील, मेरे घर में भी रहे हैं, अगल बगल हैं, मेरे दोस्त मित्र भी हैं। सरकारी वकील की एक फिक्स उसको कर दिया था कि पर केस या जो भी है, एक माना जाता है कि उसका इतना रेम्यूनरेशन होगा या इतनी मेहनत करता है।
बाकी किसी भी वकील का कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और खास करके जब जिला और तहसील कोर्ट में हम जाके देखते हैं, नथिंग। और खास करके कोरोना में तो बुरी हालत हो गई है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि कोई सिस्टम कुछ इस तरह का इवॉल्व होना चाहिए जहां पे इस वकालत एज अ प्रोफेशन को भी सिक्योर करें? नहीं तो बिल्कुल, मैं कहता हूं किसी भी प्रोफेशन में उसमें इंटीग्रिटी तभी रहेगी जब उसमें काम करने वाले सभी लोगों को ये कम से कम मिनिमम सिक्योरिटी आप इंश्योर करें। अगर जज साहब को जैसे तनख्वाह क्यों बढ़ाते हैं? तो मैं भाई जज साहब, बहुत लोग पब्लिक सेक्टर में इतनी कमाई होती है तो इसलिए जज साहब की देखिए तनख्वाह हमेशा बढ़ता रहता है, सारी सुविधा उनको इसलिए दी गई कि आने आप वकीलों को भी तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ही मानते हैं। जब वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है तो क्या वो तभी तो उस प्रोफेशन में ईमानदारी से, मन से, लगन से काम करेंगे, क्लाइंट को, गरीब को भी मदद करेंगे। जो पैसे वाले हैं ठीक है, वकील तो पैसे वाले जो भी फीस देगा उसका काम करेगा, लेकिन जब उनको अगर उस प्रोफेशन ने सिक्योर कर रखा है तो उनके मन में ये भी आता है कि हम गरीबों की मदद करें। जिन लोगों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं उनकी मदद करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं बिना। अब आप वकील बिल्कुल सिक्योरिटी है, चाहे एक वकील मान लिया अगर अच्छा वकील है, सीनियर वकील भी है, अगर साल भर वो बीमार पड़ गया तो फिर वो उसकी जिंदगी खत्म, फिनिश। फिर न दोबारा आएगा साल 2 साल बाद। तो वकालत कैसे क्लाइंट टूट चुके होते हैं, कोई और उसके सिक्योरिटी का, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, एनी अदर सिक्योरिटी कोई है नहीं। अब उसकी वकालत नया लड़का है, मान लीजिए अभी उसको कोई वकालत करने आता है, ब्रिलियंट लड़का है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि अब वो उसके बहुत ब्रिलियंट है, बहुत योग्य है, इंटीग्रिटी वाला है तो उसको लिटिगेशन क्लाइंट मिल ही जाएंगे। क्लाइंट मिलने में एक प्रोसेस होता है, उसका एक सिस्टम है, उसके धीरे धीरे उसकी पहचान बनती है, जजेस जानते हैं उसको, क्लाइंट और लोग लिटिगेंट जानते हैं, तब जाके उसको अपना केस देते हैं। ये सारे के सारे इस सिस्टम में कहीं नहीं है। सारे के सारे एक तरह से कर्मचारी भी सिक्योर्ड है, जज साहब भी सिक्योर्ड है, बस वकील है वही सिक्योर्ड है। तो एक सिस्टम में जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट विंग, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही मुकदमा तैयार करता है, कोई जज साहब के सामने रखता है, जज साहब तो ये कह देंगे इसमें तो आपने लिखा नहीं है, इसमें तो ये पॉइंट रेज नहीं किया है, इसमें तो आपने बहस नहीं किया। रोजी कोर्ट में होता है, जज साहब ने कहा ये क्या बहस कर रहे हैं। जब उस बहस, आप ये चाहते हैं कि बहुत अच्छा बहस करें, बहुत अच्छा लिखे, बहुत अच्छा उसको आपके सामने प्रेजेंट करे, टाइम से वो एडजस्टमेंट ना ले, बहुत सारे उम्मीद, सारी उम्मीद जज साहब वकील से ही करते हैं। वकील जज से जो उम्मीद करता है उसकी तो कोई सुनवाई है नहीं, लेकिन जज साहब सैकड़ों उम्मीद करते हैं वकील से कि ये सारा काम वकील करे। जज साहब तो आए, बैठे, बताइए क्या है, सुन लिए, ऑर्डर पास कर दिए, काम खत्म, चलेगा, बैठ गए। उस ऐसे आदमी जिससे आपकी सारी उम्मीद है, उस आदमी को आपने कोई भी उससे आप उसको कोई उम्मीद नहीं दे रखा है, या सुबह आए तो शाम तक 4 पैसा कमा के जाओगे कि नहीं, ऐसी कोई उम्मीद की गारंटी आपने नहीं दे रखा, लेकिन उससे सारी नहीं। तो ये करना चाहिए, चाहे इसके लिए आप बीच में बाहर कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड करके गवर्नमेंट को सिर्फ पार्लियामेंट में कानून लाना चाहिए और इनको सिक्योर करना चाहिए। मिनिमम ये 5 साल के वकील की इतनी हमको देना है, 10 साल के वकील को इतना देना है, 20 साल का, और वो आगे चल के कोई वॉलंटरी कहता है कि साहब हमें पैसा नहीं चाहिए तो वो उसके बाहर और निकल जाए। लेकिन जिसको जो पैसे की जिसको जरूरत है उसको देना चाहिए। फिर आप 60 साल के बाद जैसे कोई डिसेबल हो गया, फिर मान लीजिए रिटायरमेंट के एज पहुंच गया, तो फिर उसको सिक्योर करिए। और कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल से यहाँ 60 लाख वकील हैं भारत में। अगर 60 लाख वकीलों में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 60 लाख वकीलों के लिए अगर कानून बना दिए तो कौन सा बहुत बड़ी चीज आ जाएगी। और ये अगर जिस दिन आप ये कानून को सिक्योर करेंगे, देखिएगा 50% जस्टिस और एक्सपेडाइट तेजी से होने लगेगा। करिए तो, करके तो देखिए, तो ट्राई तो करिए जी। मैं अब चूंकि समय का एक सीमा है, अशोक साहब आपसे आग्रह यह है कि इस पूरी बात को किसी एक शेर के साथ सम अप कर दें तो हम लोगों को भी वो लगेगा, क्योंकि आप में वकालत का जज्बा भी और इस चीज को सम अप भी कर दें। मैं सम अप ऐसे ही करूंगा कि वो जो मैं समझता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जूडिज्म, सबका यही मैसेज भी है और हर धर्म का यही है कि वो मन जीते जग जीत, जो प्योर कॉन्शियंस को कैसे जीतना है। जो मैं कहता हूँ कि कील ठुके हुए हैं तो इनकी ना तो माताजी पूछती हैं, ना बच्चे पूछते हैं, ना ये खुद दोषते हैं कि यहाँ कील ठोक दिए, उनको टेररिस्ट बना दिया। तो मैं इसी शेर से खत्म करूंगा बात को कि किताबें, रिसाले ना अखबार पढ़िए, मगर हर शाम अपने दिल को एक बार पढ़िए। बहुत बढ़िया, बहुत दिल को पढ़िए कि मैं इंसाफ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ जी। मैं स्ट्रैंगुलेट कौन कर रहा है, स्ट्रैंगुलेट सरकार कर रही है कि किसान कर रहे हैं। ये जो
किसानों के साथ जो हुआ, एक बिल्कुल पार्लियामेंट ने एक वैश्या की तरह जो काम किया, जो महात्मा गांधी के लफ्जों में, उसको हम उठा के 2 मिनट में क्वैश कर दें या खाली किसानों को, लोगों को बेइज्जत करने दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दिल पढ़े तो अच्छा है, मैं समझता हूँ। एक व्यक्ति भी पढ़ ले दिल तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक भी ना पढ़े तो फिर ठीक है, फिर बहस करते रहिए, हम अपना काम रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक साहब, थैंक यू सो मच। आतम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर तक बने रहे हमारे साथ। आज का मोटिवेटर आत्मजीत ही थे, ये मैं बता दूं आपको। जी, आत्मजीत थे और किसान थे दोनों। हाँ, वही मतलब आत्मजीत किसान को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैंने इनको कई बार पहले भी कहा कि जो भी आदमी किसान की बिना सोचे रोटी खाता है, उसको हर नवाले में खून दिखना चाहिए। तो खून खाने दो इनको, खून पीने दो जो पी रहे हैं। आत्मजीत और हम तो नहीं पी रहे ना, हम तो बात करके खा रहे हैं खाना, नहीं तो हम खाएं ना। आज मैं एक बात लास्ट में कह के खत्म करूंगा। आज बाबा बंदा सिंह बहादुर की एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी। और ये वो बाबा बंदा सिंह बहादुर हैं जिन्होंने जमींदारों जागीरदारों की जमीन लेके समानता की एक आजादी का आगाज किया था। इस देश में आजादी 74 साल पहले मिली थी। आर्थिक आजादी के लिए किसान लड़ रहे हैं। एक आजादी समानता की, सामाजिक आजादी, एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो हमें लड़नी है, जिसका अभी आगाज भी नहीं हुआ है। और उस बाबा बंदा सिंह बहादुर को याद करते हुए हम उसका आगाज करेंगे और समानता की लड़ाई भी इस देश में जीतेंगे, तभी ये देश विकसित हो पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंकलाब जिंदाबाद, आमीन जिसको कहते हैं। और इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।